खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दरिया में यूं तो होते हैं खतरे ही खतरे, सब खतरा वही है जिसमें कि दरिया दिखाई दे। 2019 से पहले अभी महागठबंधन के जो हालात हैं उस पर कृष्ण बिहारी नूर साहब की ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। कांग्रेस के सबसे मजबूत सहयोगी बनकर उभरे तेजस्वी यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी नहीं है, वहां उसे दूसरे दलों को ड्राइविंग सीट पर रखना होगा और 2019 में बीजेपी का मिलकर मुकाबला करने के लिए बड़ी पार्टियों को अपना गुरूर छोड़ना पड़ेगा। एनडीए से यूपीए में आए मांझी ने नीतीश को सीएम की कुर्सी छोड़ महागठबंधन में आने का न्योता भी दे दिया है। उधर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी दबे अल्फाजों में खुद को पीएम की कुर्सी के लिए प्रोजेक्ट करते नजर आ रहे हैं। पवार के मुताबिक फिलहाल वो 2019 के चुनावों से पहले महागठबंधन होता देख नहीं रहे, क्योंकि अभी तक तो ऑपोजिशन ने पीएम कैंडिडेट भी तय नहीं किया है। यानी कहीं ना कहीं ब्रांड मोदी का डर भी ऑपोजिशन को डरा रहा है। लेकिन अब तो बड़ा सवाल यह हो गया है कि महागठबंधन होगा कि नहीं। इसी पर होगी आज बात तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। – 2019 से पहले अजीम इत्तेहाद के वजूद पर सवाल। अजीम इत्तेहाद बचाना है तो देना होगा पीएम उम्मीदवार। बोल कांग्रेस, बोल अजीम इत्तेहाद, होगा कि नहीं। कर्नाटक के किले पर अपना दबदबा बरकरार रखने वाली कांग्रेस, अजीम इत्तेहाद का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस, राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली कांग्रेस शायद ये कहीं ना कहीं भूल गई कि उसके खेमे में शामिल पार्टियों को राहुल का चेहरा बतौर पीएम उम्मीदवार पसंद नहीं है। कर्नाटक के स्टेट से अजीम इत्तेहाद की बिगुल बजाने के बाद कांग्रेस को शायद ये यकीन हो गया था कि मोदी की मुखालिफत में अपोजिशन पार्टियों का कांग्रेस खेमे में आना मजबूरी होगा। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस वाहिद ऐसी कौमी सतह की सियासी पार्टी है, इसीलिए अजीम इत्तेहाद की क़यादत कांग्रेस के हाथ में होना चाहिए। अब कांग्रेस के खेमे में शामिल एनसीपी ने अजीम इत्तेहाद को ही सिरे से खारिज कर दिया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि अजीम इत्तेहाद में रहते हुए रियासती सतह की मकामी पार्टियां अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएंगी, इसीलिए इंतखाब से पहले इत्तेहाद मुमकिन नहीं। वहीं पीएम उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी के नाम को लेकर शरद पवार ने कहा कि मैं किसी भी नाम को लेकर कुछ नहीं कह सकता। I can't say that. I don't see anybody now, and my desire is that every state has to consolidate these non-BJP forces. They have to consolidate their position. They have to debate BJP, and they have to come together, sit together, and ultimately take that decision that time. I cannot say anything about any individual. Ultimately, in that time, the overwhelming majority, their acceptability is important. वहीं अजीम इत्तेहाद को लेकर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चे के सदर जितन राम मांझी ने कहा, अगर नीतीश कुमार वज़ीर आला का ओहदा छोड़कर अजीम इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 के लिए वज़ीर आला का चेहरा होंगे। आज नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद त्याग करके अगर महागठबंधन में आएंगे, हम समझते हैं महागठबंधन के लोगों का डिक्लेयर्ड 2020 का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद जी हैं। तो मैं उनको निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाएं और जो गठबंधन उसको कमजोर करने की कोशिश ना करें। 2014 का और 2019 में बहुत अंतर है। जाहिर है अपोजिशन का इत्तेहाद ही 2019 में मोदी के बढ़ते रथ को रोक सकता है। कांग्रेस ये भी बताने की कोशिश में है कि अगर अपोजिशन पार्टियां अपने अपने जाती मुफादात व अगराज पर अड़ी रहीं तो एक बार फिर सेकुलर वोटों का इंतशार होगा। वहीं अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियां पीएम उम्मीदवार को लेकर कश्मकश में हैं। अब सवाल ये है कि अजीम इत्तेहाद होगा कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो महागठबंधन ग्रैंड अलायंस होगा कि नहीं, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार साहब का यह बयान है और आज एनसीपी के स्पोक्स पर्सन नवाब मलिक साहब मुंबई से लाइव हमारे साथ इस डिबेट का
बड़ा अहम हिस्सा हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणव झा साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस लाइव डिबेट में जुड़ चुके हैं। अमीर अदर जैदी साहब सीनियर लीडर सीपीआई के हमारे साथ इस डिबेट में हैं। प्रोफेसर सुबोध कुमार साहब जो कि इंटेलेक्चुअल सेल आरएलएसपी के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। साथ ही साथ जेडीयू की तरफ से आज उपेंद्र प्रसाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पटना से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले नवाब मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पवार साहब को ऐसा क्यों लगता है कि महागठबंधन चुनाव से पहले यानी 2019 से पहले जिसकी इतनी सुगबुगाहट हो रही है, जिस पर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, क्यों उन्हें यह लग रहा है कि यह महागठबंधन चुनाव से पहले नहीं हो पाएगा? कुछ वो इशारा कर रहे हैं कि पोस्ट पोल अलायंस तो हो सकता है लेकिन प्री पोल ग्रैंड अलायंस होगा, ऐसी उम्मीद नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए समीर अब्बास जी, पहले पूरे मुल्क को अगर आप देखेंगे तो मुल्क के बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहां बीजेपी लड़ाई में नहीं है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी लड़ाई में नहीं है, केरल में कांग्रेस और सीपीएम लड़ती है, तेलंगाना में कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र पार्टी लड़ती है। अगर कोई ये कहे कि पूरे देश में एक मोर्चा बन जाए तो क्या चाहते हैं कि बीजेपी को खुला मैदान खोल के लोग दे दें? अलग अलग सूबों में गठबंधन बनेंगे और जहां बीजेपी मजबूत है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सभी राज्यों में बीजेपी को परास्त किया जाएगा। जहां बीजेपी नहीं है वहां जो लोग हैं वो एक साथ आकर बीजेपी को मैदान खोल दें, ये कभी संभव नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि अगर कोई ऐसा प्री पोल ग्रैंड अलायंस होता है पूरे देश भर में तो उससे दरअसल नुकसान होगा तमाम विपक्षी पार्टियों का और बीजेपी को फायदा होगा इसका? बिल्कुल। अगर तेलंगाना में चुनाव में कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र पार्टी एक साथ चली जाएगी तो मैदान किसके लिए खुलेगा? केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ में चले जाएंगे, मैदान किसके लिए खुलेगा? बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के वोटों का आप प्रतिशत देखें तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क में एक ब्रॉडर अलायंस बनेगा। यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बहुत सारे राज्यों में ब्रॉडर अलायंस बनेगा। उसको लेके कहीं ना कहीं काम हो रहा है, लेकिन 400 सीटों पे तो एक ब्रॉडर अलायंस होगा, लेकिन 553 सीटों पे बन जाए ये संभव नहीं है। ठीक है। प्रणव झा साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणव झा साहब, शरद पवार साहब की सलाह मानने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं क्या? क्योंकि अभी तक जो महागठबंधन जिसकी लगातार बातें हो रही थी, आसार ये जताए जा रहे थे, उम्मीद ये जता रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता भी कि भाई ऐसे कोई एक ग्रैंड अलायंस 2019 से पहले बन जाएगा, और कोशिशें लगातार ये हो रही थी कि उसके नेता राहुल गांधी होंगे, यानी जब ग्रैंड अलायंस के पास सीटें होंगी तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या आपको लग रहा है कि उन उम्मीदों को तोड़ दिया है फिलहाल शरद पवार ने? वो कह रहे हैं कि इस तरह के ग्रैंड अलायंस की कोई उम्मीद नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हो रही और कुछ नहीं। समीर भाई, दुर्भाग्य से जितने चुनावी विश्लेषक और पत्रकार इसका आकलन लगा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां उतना आकलन नहीं लगा रही हैं। हमारे लिए जो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, और लोकसभा में अभी कुछ समय है, उसके पहले कुछ राज्यों के चुनाव हैं, वो महत्वपूर्ण है। हमारे जो महत्वपूर्ण घटक दल हैं वो सब अपनी अपनी धुरी पर हैं, सबके साथ हमारा सामंजस्य है, कहीं कोई कड़वाहट नहीं है, कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। रही बात शरद पवार जी के वक्तव्य का, तो उसमें कहाँ आपत्ति है? महाराष्ट्र की बात करें तो वहां हमारे साथ उनका गठबंधन है, हम साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहीं जब हमने गुजरात में भी चुनाव लड़ा तो हम लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़े। हम शरद पवार जी के साथ हमारा एनसीपी का बिहार में भी गठबंधन था, लोकसभा में हम तो कई जो बात नवाब मलिक साहब कह रहे थे कि कुछ पार्टियां हैं जो आमतौर पर जो है, एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय पार्टी तृणमूल भी है, लेकिन उनका प्रभाव कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, त्रिपुरा में था। तो वो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में वहां हम सामंजस्य में लड़ेंगे। लक्ष्य ये है कि जो पक्ष इस समय शासन कर रहा है देश में, जो देश की दुर्गति हुई है, उसको रोकना किसी तरह से, कि वो जो है एक जो विभाजनकारी राजनीति जो करने में वो सफल हुए हैं, उसको किस तरह से रोकना है।
जो जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, क्लास के आधार पर है, अलग अलग ओबीसी को एमबीसी में कर दिया है, माइनॉरिटी को अलग अलग भागों में बांट करके, जो आमतौर पर ये एक सोची समझी रणनीति की तरह पूरी राजनीति करी गई है। और उसको पराजित करने के लिए आवश्यक है कि सभी दल एक हो, और वो दल वो उसमें ऐसा भी नहीं है कि अपॉर्चुनिस्टिक हैं और सिद्धांतवादी नहीं है। आप ये देखिए कि आमतौर पर सभी जो हैं वो सब सहमति रखते हैं मुख्य मुद्दों पर, संविधान को लेकर के हो, जो इस देश के मानक मूल्य हैं जिस पे कि इस देश की राजनीति होनी चाहिए, शासन होना चाहिए, प्रशासन होना चाहिए, उन सब की एक मत्ता है। और जहां तक प्रश्न रहा जो बार बार आके अटकता है प्रश्न की क्या यह संभव है कि एक नेता होगा, क्योंकि किसी वहां जो हमारे यहाँ जो चीज सुलभ है, जो हमारे यहाँ अकाट्य है, वो ये है कि महत्वाकांक्षा नहीं है कि एक दूसरे को पराजित करके, एक दूसरे को नुकसान करके और हम जो है हमारा कद बड़ा हो जाए। राहुल गांधी ये कहें कि कोई और नेता उभरे ना, यानी ग्रैंड अलायंस का कोई एक सर्वमान्य चेहरा होगा, कहा है इसकी कोई लड़ाई नहीं है, ये आप जताने की कोशिश करें, कोई फाइट नहीं है। ये तब कहा है कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं। शरद पवार के इस बयान से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं। जी अश्विनी उपाध्याय साहब, किसमें शरद पवार जी ने कहा, जी नहीं शरद पवार जी ने कहा कि वो उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो उम्मीदवार नहीं है, तो ठीक है। तो अब जो है अश्विनी उपाध्याय साहब, महत्वपूर्ण घटक दल है, अश्विनी उपाध्याय साहब, बीजेपी किसमें, एनडीए किसमें अपना फायदा देख रही है, ये एक सवाल है। ग्रैंड अलायंस अगर बन जाता है और सब लोग मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं, या फिर अलग अलग, किसमें खतरा या फायदा आपके लिए ज्यादा नजर आ रहा है? समीर भाई, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग डिबेट करते हैं तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि जो हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं शायद जनता उसी को समझेगी। ऐसी बात नहीं है। हम आप कुछ भी कहें, लेकिन हमारी जनता हमारे आपके इंटेंशन को भांप लेती है। हम जो नहीं कहते उसको भी समझती है, और जो वास्तव में हमारा हिडन एजेंडा होता है उसको भी समझ जाती है। नवाब साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे नहीं जी, पहले हम ग्रैंड अलायंस नहीं करेंगे, पहले हम केरल में नूरा कुश्ती करेंगे, हम बंगाल में नूरा कुश्ती करेंगे, हम और भी जगहों पे नूरा कुश्ती करेंगे, और उस सारी नूरा कुश्ती के बाद जब रिजल्ट आएगा फिर हम सारे एक हो जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा ये नूरा कुश्ती मैंने कह दिया, अदरवाइज लेकिन जनता इस चीज को समझ रही होगी नवाब साहब ने जो कहा है। अब बात में आता हूं कांग्रेस में। देखिए, हम कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, ये कहते हैं नहीं मोदी को हराओ। हम कहते हैं जातिवाद को हराओ, कांग्रेस कहती है नहीं मोदी को हराओ। हम कहते हैं तुष्टीकरण को खत्म करो, ये कहते हैं नहीं भाजपा को खत्म करो। आप ये देखो कि 1993 तक भारत में कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी था ही नहीं समीर भाई, ना हमारे संविधान में कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी, ना किसी कानून में माइनॉरिटी। 1993 इलेक्शन के ठीक पहले कांग्रेस ने एक नया सिगुफा छोड़ा, भारत को धर्म के आधार पर तोड़ के रख दिया। ये कहने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ के रख दिया, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी स्टडी के, सीधे बोल दिया ये 5 लोग माइनॉरिटी हैं, बाकी लोग मेजॉरिटी हैं। उसके बाद और नहीं बचा, फिर जातियों पे तोड़ना शुरू किया। उसके पहले और भी चीजें आ चुकी थी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अल्टीमेट पर्पज क्या है? एक खानदान के लिए समाज को जातियों में, धर्म में, मंडल में, फिर उसके बाद माइनॉरिटी में इतना तोड़ मोड़ के रख दो कि जनता उसी में आपस में लड़ती रहे, इनका अपना शासन चलता रहे। अगर आप एक मोटा देखें, ये तो ठीक है, ये सारी बातें तो आप चुनावों में जनता के सामने रखेंगे ना अश्विनी जी, लेकिन आपने नूरा कुश्ती का जिक्र किया, भाषण दिलवा लीजिए, आपके मुद्दे पे ये बात ही नहीं करेंगे। आज के मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं आज के मुद्दे पे आ रहा हूं। अश्विनी जी, आज के मुद्दे पर बात करें। नूरा कुश्ती का आपने जिक्र किया, बिहार में भी नूरा कुश्ती हो रही है, जेडीयू जमकर नूरा कुश्ती कर रही है, आपसे छिटकने के लिए तैयार बैठी है, ऐसा लग रहा है। शरद पवार साहब, समीर भाई, शरद पवार साहब वो व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जो सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। शरद पवार साहब वही आदमी है। तो अब अगर वो साथ में आएंगे, अरे अपने बारे में बात करें ना पार्टी, तो क्या अब सोनिया जी विदेशी मूल की नहीं है, अब वो भारत की हो गई? ये तो उनको बताना पड़ेगा। जब वो जाएंगे तो ये सवाल तो बहुत पहले भारत की हो गई, बहुत पहले पवार साहब उन्हें अपना चुके हैं, साथ आ चुके हैं, विदेशी मूल की थी, तो अब कहां की हो गई वो? इनको अपने बारे में पूछें। मैं वही तो कह रहा हूं ना। अब इलेक्शन के पहले जो एक व्यक्ति जो
चारा घोटाले में 1000 करोड़ के घोटाले में जेल में है, अगर उसके खानदान से ये दूसरा खानदान अगर मिलने जा रहा है, मतलब नेशनल हेराल्ड घोटाला और चारा घोटाला एक होने जा रहा है, तो जनता समझ रही है, जनता समझ रही है कि ये वंशवादी पार्टियां, ये जातिवादी पार्टियां हमें केवल और केवल देश को दोबारा लूटने के लिए आना चाहती हैं और उसके लिए ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आखिर इनके अगर आप पूरा देखें, ठीक है, ये तो जनता तय करेगी किसकी बातों में कितना दम है। उपेंद्र प्रसाद साहब जुड़ गए, सुनिए जरा। अश्विनी जी आपके सहयोगी हैं जेडीयू, जो आजकल जमकर आंखें तरेर रही है आप लोगों के ऊपर। उपेंद्र प्रसाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र प्रसाद साहब, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है सर, कुछ बताइए। हमारा जेडीयू क्योंकि लगातार जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं जेडीयू की तरफ से, ऐसा लग रहा है अब आपको बीजेपी की फिक्र नहीं रही। बीजेपी के जो स्टेट लीडर्स हैं उनको जमकर कोसा जा रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 2014 और 2019 में बहुत फर्क है, और अगर इस तरह की बयानबाजियां जारी रहीं तो आप बीजेपी के नेताओं को बोल दीजिए, बीजेपी को बोल दीजिए कि 40 की 40 सीटों पर 2019 में चुनाव लड़ लें। मतलब क्या तय कर चुके हैं एनडीए के साथ नहीं रहना है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं, ऐसी बातें नहीं है। हमारे यहाँ कोई नूरा कुश्ती का मामला नहीं है। और जहां तक आप 2019 में गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं, हम तो उनको राजनीतिक और सिद्धांत पर आधारित पार्टियां नहीं बल्कि परिवार पर आधारित वो सारी पार्टियां हैं। और सभी लोग अपने मन में लड्डू फोड़ रहे हैं कि शायद हमें मौका मिले तो हमें मौका मिले, क्योंकि जितनी पार्टियां का आपने बात किया है सभी की उत्पत्ति वैसे ही हुई है। रही बात जनता दल यू का, तो जनता दल यू और भाजपा के बीच में कोई मतभेद नहीं है। हम लोग गठबंधन धर्म को जानते हैं, और चूंकि हमारे यहाँ लीडरशिप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगला चुनाव हम लोग लड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जो हमारे अपोजिशन में है उनका लीडर कौन होंगे। लीडरशिप के सवाल पर ही उनमें बिखराव होगा और कभी गठबंधन नहीं हो सकती है। रही बात हमारे यहाँ, तो निश्चित रूप से जनाधार में बढ़ोतरी और घटोतरी होते रहती है, तो निश्चित रूप में 14 और 19 में कुछ अंतर आए हैं। कहा जा रहा है उस 14 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, चाहे तो 40 की 40 सीटों पर लड़ ले अकेले चुनाव, हमें परवाह नहीं है। आज ही आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है। ऐसी नौबत क्यों आ गई, क्यों लग रहा है आपको? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग सभी 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। चाहे हमारा गठबंधन का उम्मीदवार जो भी रहे, हम तो 40 को ही हम टारगेट बना के तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी 40 की तैयारी कर रहे हैं, हम भी 40 की तैयारी। चूंकि उम्मीदवार जिधर से भी होगा, गठबंधन का उम्मीदवार होगा, तो 40 पर हमको तैयारी करनी ही है। लेकिन रही बात जनाधार का सवाल है, तो 14-19 में अंतर हुए हैं। 14 के जो लोकसभा चुनाव हुए और इसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, तो निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में हमारा जनाधार बढ़ा है। तो निश्चित रूप से जब जनाधार बढ़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी जनाधार बढ़ा है आपका। आप कह रहे हैं एनडीए की जो आपकी सहयोगी पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि जनाधार घटा है। नीतीश कुमार के चेहरे में अब वो बात नहीं रही हो जाएगा। और ये कहने वाली खुशवास आपकी पार्टी आरएलएसपी सबसे ऊपर उसका नंबर आता है। और आरएलएसपी से हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध साहब हैं। सुबोध साहब, वो तो कह रहे हैं 40 की 40 सीटों की तैयारी है। मतलब ये इंटैक्ट गठबंधन रह गया है एनडीए का, खासतौर पर बिहार में ऐसा नजर नहीं आ रहा। समीर अब्बास साहब, सुनिए उपेंद्र जी, सुनिए एक लाइन और हमारी सुनिए अब ना। नहीं, अभी एक लाइन नहीं सर, अब सुन लीजिए प्रोफेसर सुबोध को। जी सुबोध साहब। देखिए समीर भाई, पिछले 4-5 सालों से नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है जी, उस पे बिहार की जनता को संदेह है। संदेह ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी जो राजनीति है वो सत्ता से चिपकी हुई वाली राजनीति होती जा रही है। पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं बिहार के जनता को। लगातार 4 सालों में 4 सरकारें बदल गई बिहार में जी। और जो उनका जो मुद्दा है स्पेशल स्टेटस का, वो मुद्दा आप खुद ही समझिए कि वो कहते हैं डबल डिजिट ग्रो कर रहा है बिहार, और दूसरी तरफ स्पेशल स्टेटस चाहिए उनको। एक हो गई। दूसरी और बात देखिए, जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहले वो जेडीयू वाले कहते हैं कि हमारे जो नेता होंगे वो नीतीश कुमार होते हैं,
और आज भी वो यही उसी का राग लाप रहे हैं। हाँ। तो मेरा मानना है बिहार में बड़े भाई का दर्जा हमारा। जी, मेरा मानना है कि कोऑर्डिनेशन टीम बनाकर गठबंधन के धर्म को निभाया जाए। हाँ। ताकि अपोजिशन पार्टियों को ये मौका न मिले, जिस तरह के आज डिबेट में हम लोग आए हैं। हाँ। और जेडीयू के जो हमारे मित्र है वो कह रहे हैं हम 40 पे अपना हम दावा ठोक रहे हैं। हाँ। 40 पे हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ। इस तरीके का जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो कंफ्यूजिंग पॉलिटिक्स है उसको बल देता है। और अभी रिसेंटली में आप उनके स्पोक्स पर्सन आज ही जो बयान दिया है उन्होंने, ये भी गठबंधन की राजनीति से बहुत सहमत मैं नहीं हूं और नहीं बिहार की जनता होगी इससे सहमत। तो नीतीश कुमार की राजनीति ऑफिस सीकिंग मॉडल राजनीति है, लगातार सत्ता में बने रहने की राजनीति है। और जहां तक रही बात जनाधार की, 2010 के बाद लगातार उनका जनाधार कम हो रहा है। जीतनराम मांझी निकल गए वहां से, शरद यादव जी निकल गए वहां से, उपेंद्र कुशवाहा जी निकल गए वहां से, नागमणि जी निकल गए वहां से, और इन चारों लीडरों ने 4 पार्टियां बनाई। तो जनाधार लगातार कम जा रहा है। इस जनाधार कमते हुए जनाधार का व्याकुलपना जो है नीतीश कुमार जी को गठबंधन पे ऐसी बातें बोलने पे मजबूर कर रही है। उपेंद्र प्रसाद की समझ में आ गया होगा आपके, मैं जो बातें कह रहा था कि आपके सहयोगी ये बात नहीं मानते, वो कह रहे हैं लगातार जनाधार कम हो रहा है, आप जनाधार बढ़ने की बात कर रहे थे। अमीर हैदर जैदी साहब, एक बात आप लगातार जब भी महागठबंधन पर हम लोगों ने डिबेट की है, आपने कही है कि महागठबंधन के लिए इस बार नेता नहीं नीति इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन महागठबंधन के जो सहयोगी हैं, शरद पवार साहब खुद कह रहे हैं कि नेता इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं महागठबंधन कैसे बनेगा, कोई पॉसिबिलिटी मुझे तो नजर आ नहीं रही, क्योंकि अभी तक ऑपोजिशन ने अपना पीएम कैंडिडेट ही नहीं तय किया है। देखिए तो बात तो वहीं फंस गई आके। समीर भाई, आपका सवाल है बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। संगम तो होगा। हाँ। हमारे यहाँ पीएम इन वेटिंग कोई है ही नहीं। हाँ। आप देखिए गठबंधन के घटक दलों में अखिलेश कुमार से सवाल पूछा गया, उसने कहा अखिलेश यादव से ना मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूँ। तेजस्वी से पूछा गया ना मैं भी नहीं हूँ। शरद पवार जी कह रहे हैं मैं भी नहीं हूँ। मायावती बहन जी कह रही मैं भी नहीं हूँ। बड़े बड़े दल वामपंथी, शरद पवार के बयान से आपको लग रहा है वो कह रहे हैं कि मैं भी नहीं हूँ। अभी उनके नेता भी कह रहे हैं, शरद पवार भी कह रहे हैं मैं भी नहीं हूँ। समझ गए। अभी वामपंथी भी कह रहे हैं हम भी नहीं है। तो अब बचा कौन? पीएम इन वेटिंग जो है वो बीजेपी में ज्यादा है। नीतीश कुमार भी पीएम इन वेटिंग है, 4 वहां पर मौजूद है। हम कह रहे हैं कि नीतियां बनाम नेता 2019 का चुनाव होगा। नीतियों पे बात नहीं करना चाहते। ये परिवारवाद पे लेके जाते हैं, हम नीतियों पे बात करते हैं। ये नेता पे लेके जाते हैं, हम नीतियों पे बात करते हैं। मगर नीतियों पे बात होगी तो हमारा नारा एक नया हमारा नैया वो बता रहे हैं, व्यापारियों की जीएसटी हाफ होगी और किसानों की बिजली के बिल माफ होंगे पूरे देश के अंदर। और हम बार बार कह रहे हैं दलित प्रधानमंत्री बहुजन सरकार होगा। बात ही नहीं करते नीतियों के ऊपर। उन्हें साहब नेता पे बात करो। अरे भाई, लोकतंत्र के नीतियां सर्वोपरि होती हैं, नेता सर्वोपरि नहीं होता। और जब नीतियों पे बात होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा तो किसान की बात होगी, मजदूर की बात होगी, जो फुटपाथ पे बैठा उसकी भी बात होगी। उससे नहीं पुलिस वाला हफ्ता लेगा, लेकिन नेता पे बात होती है। और नेता पे जब बात होती है तो भ्रष्टाचार पे इशारा होता है। बहुजन सरकार, अरे चेहरा सामने कीजिए ना, बार बार यही तो कहा जा रहा है। अब तो आपके जो महागठबंधन के सहयोगी हैं वो भी कह रहे हैं भाई चेहरा आगे तो पहले करो। सर, चेहरा आगे आएगा। हम क्यों नीतियां क्यों बता दें इन्हें कि कौन चेहरा होगा? बीजेपी यही तो चाहती है। अच्छा। हम उसमें उलझना ही नहीं चाहते। हम अपनी नीतियां क्यों बताएं, क्यों अपना चक्रव्यूह बताएं? ये तो परेशान है भाई। इतना जरूर है कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं? हाँ, संगम होगा। दलित प्रधानमंत्री होगा, बहुजन सरकार होगी, जीएसटी हाफ होगी, व्यापारों की, किसानों की बिजली माफ होगी। अश्विनी उपाध्याय साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, स्ट्रेटेजी है ये पूरी कि नाम आगे नहीं किया जाएगा कि मोदी की टक्कर में हमारा ये नेता है। ये स्ट्रेटेजी है, समझिए बात को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपका रिएक्शन लूंगा। नवाब मलिक साहब, मैं आता हूं आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। पवार साहब के बयान के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि महागठबंधन होगा कि नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो महागठबंधन होगा कि नहीं, है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवाब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी से। नवाब मलिक साहब, पवार साहब जब ये कहते हैं कि भाई अभी तो महागठबंधन का
कौन होगा चेहरा, ऑपोजिशन का कौन होगा पीएम कैंडिडेट, यही नहीं तय है, तो मैं महागठबंधन की बात कहां से करूं? तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स मानी जाए कि वो चाह रहे हैं कि महागठबंधन तो बहुत हो रहा है, लेकिन इसका नेता कौन होगा वो पहले तय किया जाना चाहिए? ये चाहती है एनसीपी कि एक नेता आगे किया जाए महागठबंधन का 2019 से पहले। समीर अब्बास जी, आपने इंटरव्यू देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं। पवार साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि नतीजों के बाद बैठकर नेता तय किया जाएगा। अगर आप देख लें तो यही बात पवार साहब ने कही है। हम उस जमहूरी निजाम में हैं जहां जनता सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनती। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उन्हें अधिकार देते हैं कि वे अपना नेता चुने। ये भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की अमेरिकन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी, पैसे के बल पे जो हिंदुस्तान का आईन है कि गरीब आदमी भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बीजेपी पूरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तर्ज पे पूरी राजनीति ले जाना चाहती है, क्योंकि पूरा धन उनके पास, पूंजीपति उनके साथ। तो हमें लगता है जो इस देश का आईन है, तो नवाब मलिक साहब, फिर इस बात का क्या मतलब है कि अभी तो ऑपोजिशन ने पीएम कैंडिडेट भी नहीं तय किया है? ये कहने का क्या मतलब है? वो चाह रहे हैं कि पीएम कैंडिडेट तय हो पहले, या वो नहीं चाह रहे? वो सिर्फ खारिज कर रहे हैं महागठबंधन के तमाम कयासों। आप देखिए मराठी का इंटरव्यू, देखिए मराठी और अंग्रेजी दोनों इंटरव्यू फिर से आप देख लें। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद नेता तय होगा और महागठबंधन देश में बनना संभव नहीं। अगर महागठबंधन हम बना देंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में 150 सीटों पे बीजेपी की हैसियत नहीं, उन्हें मैदान खोल के देना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे एक पंडित जी बैठे हैं, नूरा कुश्ती कह रहे हैं। मुझे लगता है इनसे अच्छी नूरा कुश्ती कोई खेलता ही नहीं है। कश्मीर की नूरा कुश्ती खेलकर सरकार बनाई और फिर पलट गए। अब वो आप जो ही कहें, लेकिन बीजेपी 150 सीटों में लड़ने की हैसियत में नहीं। अगर वहां सब इकट्ठा हो जाएंगे तो खुला मैदान हम बीजेपी को नहीं देना चाहते। ये सच्चाई मुल्क में है। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय साहब, समझ में आया आपको? और नूरा कुश्ती का आपने जिक्र किया, बिहार में क्या नूरा कुश्ती चल रही है एनडीए के पार्टनर्स के बीच में, वो भी आपने देख ली। देखिए, पहली बात तो अभी नवाब साहब ने बोला कि हम तो डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। आज का दिन आपातकाल का दिन है, सबको पता है आपातकाल किसने लगाया था। दूसरी बात मैं कहता हूं, ये कहते हैं हम तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और कैसी डेमोक्रेसी कि पहले लालू यादव पार्टी अध्यक्ष बनेंगे, फिर राबड़ी बनेंगे, फिर उनका बेटा बनेगा, मुलायम सिंह जी पार्टी अध्यक्ष बनेंगे, फिर अखिलेश बनेंगे, उसके बाद फिर अखिलेश का बेटा बनेगा, नेहरू जी बनेंगे, फिर इंदिरा जी बनेंगे, फिर राजीव जी बनेंगे, फिर सोनिया जी बनेंगे, फिर राहुल गांधी बनेंगे, बाद में हो सकता है प्रियंका जी बने। ये इनकी डेमोक्रेसी है। और कहते हैं नहीं हम तो बहुत बड़े डेमोक्रेटिक हैं। अरे भैया, मैं कहता हूं कि मुलायम सिंह जी, आप यादवों की पॉलिटिक्स करिए, आपको पूरे यूपी में दूसरा कोई यादव नहीं है क्या? अखिलेश से बड़ा कोई समझदार आपको यादव नहीं मिला? पवार साहब, आप करिए मराठों की राजनीति, आपको सुप्रिया जी से ज्यादा समझदार कोई मराठा नहीं मिलता है क्या आपको पूरे महाराष्ट्र में? लालू यादव जी, आप करिए वहां पे यादव की पॉलिटिक्स। अश्विनी जी, आपके दो बेटों के अलावा और कोई समझदार यादव नहीं बचा है क्या? सेपरेट बहस की जा सकती है। और वंशवाद का जहां तक सवाल है, उसमें आपकी पार्टी का भी दामन, ये डेमोक्रेसी की, फिर तो ये अलग बहस हो जाएगी। ये अपने आप को डेमोक्रेटिक बात करके डेमोक्रेसी का अपमान करते हैं, चलाएगा। ये पारिवारिक वंशवादी लोग, नहीं, ये वंशवादी लोग अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं। मैं ये आपको बता रहा हूं, हमारे ऊपर हमारी सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी तो हमारी है, जहां पे कोई भी एक सामान्य सा व्यक्ति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो ऊपर तक आ सकता है अपने कामों के द्वारा। हमारे यहाँ एक्चुअल डेमोक्रेसी है तो हमारे यहाँ है, और ये हमको कहते नहीं हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं। मुझे लगता है, मैं आपको बताया, ये सारे के सारे आप उधर देखिए, अपने अपने कुनबे को बचाने के लिए पवार साहब अपने कुनबे को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लालू जी अपना कुनबा बचा के रखना चाहते हैं, सोनिया जी अपना कुनबा, अखिलेश मुलायम सिंह जी अपना कुनबा। तो सारे जितने परिवारवादी पार्टियां हैं वो एक जगह इकट्ठा हो गई है। ये केवल जातियों के नाम पे, तुष्टीकरण के नाम पे लुटाती हैं और बाद में अपना उल्लू सीधा करती हैं।
अपना उल्लू सीधा करती है और कुछ नहीं करती है ये। समीर अब्बास जी, ठीक है। समीर अब्बास जी, समीर अब्बास जी, उनका पर्पज है सत्ता से पैसा। समीर अब्बास जी, इनका केवल एक मकसद है सत्ता से पैसा, पैसा से समीर अब्बास जी, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। बस समीर अब्बास जी, क्या ये एक कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के अंदर ब्रांड मोदी का डर है क्या? पहले मैं जवाब दे दूं, पहले आप मुझे मौका दे जवाब देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कैंडिडेट होंगे, पीएम कैंडिडेट हैं 2019 के लिए भी, ये बात तय है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इस मामले में आप कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका नेता अभी तय नहीं है? कौन होगा अगर मोदी नहीं तो कौन? समीर अब्बास जी, समीर अब्बास जी, समीर अब्बास जी, जी नवाब मलिक साहब, इसके बाद आ रहा हूं प्रणव झा। जी मैं कहना चाहता था समीर जी, मैं ये कहना चाहता था, मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता को अश्विनी कुमार जी, किताबें उन्होंने बहुत रखी हुई अपने पीछे, थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो उनसे जो है फायदा होगा आमतौर पर डिबेट में। सवाल ये नहीं है कि हम पार्टियों में क्या कमी है, सवाल ये नहीं है कि कहाँ वंशवाद है, सवाल ये नहीं है। आप हमारी किताब को मत देखिए साहब, आपके सिंपल सिंह मुझे जानते हैं, किसका आपके सवाल ये है कि आपको इस देश ने मैंडेट दिया था, आप चुप। मैंने कहा ना चुप हो जाए प्रणव जी, आप नहीं जानते हो, आपके सारे वकील जो सुप्रीम कोर्ट वकालत करते हैं, बयानों से समझ में आ रहा है कि कौन जानता है आपको कौन नहीं जानता। जानते हैं आपके सिंह भी। अच्छा ठीक है, एक दूसरे पर अटैक ना हो, पता लग रहा है कौन मुद्दों पर बात हो तो बेहतर नहीं होगा। जानता। हमारी दिलचस्पी नहीं है इसमें, ठीक है, हमारी दिलचस्पी नहीं है जानने में कि आप क्या है। कंप्लीट करें। बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि सवाल ये है, आप जो है विपक्षी पार्टियों की टिप्पणी करने के बजाय आप शासन में इस साल चौथा साल आपका पूरा हुआ, एक साल बाकी है, क्या उपलब्धियां रही हैं आपनी? हाहाकार है पूरे देश में, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या सैनिक, क्या विद्यार्थी, सब त्राहिमाम कर रहे हैं, और आपको लगता है कि जनता आपको दूसरी तरफ मौका देने वाली है। और अगर आपको जब आप हार दिख रहा है, आपको दिख रहा है गिर रहे हैं, आपके सबसे लोकप्रिय राज्य उत्तर प्रदेश में जब आपको घुटने टेकने पड़ते हैं तो आप आसमान दिख रहा है आपको, और आप बहानेबाजी कर रहे हैं कि ये राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, ये लालू यादव, ये शरद पवार। अरे अपने काम के बारे में तो बताइए, उससे आपको मतलब नहीं, राजनीति तो आप करते नहीं, वकालत है, बिना फीस के बैठ के आप बहस करने चले आते हैं। राजनीति बात करिए कि क्यों आपको जनता वोट देगी, क्या है आपने, कौन सा सुखाव का पर लगा है, हम क्या कर रहे हैं जाने वाले? हम जातीय तुष्टीकरण पे नहीं जाएंगे, हम तुष्टीकरण पे नहीं जाने वाले। तो बिना आपके तरीके राम मंदिर तो वकालत करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जवाब दीजिए, यहाँ जवाब दीजिए कि जनता आपको किस आधार पर वोट देगी। ठीक है, बोलते हो आप राम मंदिर सुनवाई मत करो। भूल गए फूलपुर और कैराना के चुनाव। कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि आप राम मंदिर की सुनवाई मत करो। क्यों? हम तो अपने काम पे जा रहे हैं, राम मंदिर सुनवाई तो आप रखते हो। बनवा क्यों नहीं राम मंदिर? अरे हाथ में चूड़ियां क्यों पहने हुए हैं आप, क्यों नहीं बनवाते? आपने कश्मीरी पंडित को क्यों नहीं भेज दिया कश्मीर? मैंने कहा ना, मेहंदी लगे थे आप, अरे आपने निकाला साहब, हम ही वहां भेजेंगे। आपकी सरकार ने निकाली थी वो, ठीक है, मेहंदी और भेजिए कश्मीरी पंडित निकाले गए थे तो कांग्रेस के ठीक है, 70 लगाइए, हो गया एक दूसरे को देश की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराना। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। प्रोफेसर सुबोध, ये दिक्कत है क्या, ये जो महागठबंधन की बात हो रही है, ऑपोजिशन के सामने की चेहरा कौन? जी देखिए, आज जो शरद पवार जी का जो बयान था, जो इंटरव्यू था, जी सुनिए सर, अश्विनी जी प्लीज सुनिए ना। आज जो शरद पवार जी का जो आज इंटरव्यू था, उसको आप ध्यान से देखें जी। शरद पवार जी बहुत गहरे नेता हैं, हाँ। वो हल्की बातें करते नहीं है। आज का उनका इंटरव्यू जो है वो डाइसेंट था, हाँ। राहुल गांधी के प्रति। राहुल गांधी को वो अपनाना नहीं चाहते हैं। ऐसा बयान देने का मतलब ही यही होता है, हाँ। पहली बात, हाँ। अब जहां तक अभी जो एनसीपी के हमारे मित्र कह रहे थे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बात सच्चाई सही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इसमें जमहूरियत जो है पार्लियामेंट चूज करती है और पार्लियामेंट अपना लीडर ऑफ द हाउस चूज करता है। लेकिन जो अभी टेक्नोलॉजी का जो जमाना है और जो सोशल मीडिया का जो जमाना है, यंग हमारा नेशन है, ऐसे में मुझे लगता है, और जो हमने अपने संविधान में जो अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्रीज से जो वैल्यूज लिए हैं, जो अपने संविधान में जो हमने लिया है, खासकर फंडामेंटल राइट और जुडिशियरी रिव्यू, तो हम बहुत करीब पाते हैं अमेरिका
जैसे देशों के, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो वहां पे सरकारें चल रही है और सोशल मीडिया के जमाना में यंग पॉपुलेशन है हमारा, हाँ हमारे बच्चे वहां जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इन पे असर छोड़ता है। और सोशल मीडिया के जमाना में पार्लियामेंट्री फॉर्म बात सही है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एक दो नेता के तौर पे हम लोग देखना चाहते हैं। इसी के तर्ज पे एक तरफ हमारे पास प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे तरफ टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो हमारी जो यंग जनता है, जो हमारी जो जमहूरियत है, वो चाहती है कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा हो जो असर्ट करे, इंटरनेशनल फोरम पे अपनी बातों को अपने सही ढंग से रखे, जो एक विजन के साथ चले। ऐसे में हमें नहीं लगता कि अभी तक थर्ड फ्रंट या फिर महागठबंधन के जितने भी जो स्टेट लीडर्स हैं वो इनमें नरेंद्र मोदी के सामने बौने दिखते हैं। तो इसी कारण बस मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई अभी दूसरा उम्मीदवार ही नहीं है और जमहूरियत उन्हीं को फिर से एक बार भाई डिबेट वहीं आकर अटक गई। चेहरा कौन? आप जवाब दें, उसके बाद फिर नवाब मलिक साहब। 4 वर्षों में देश का व्यापारी देश से पलायन करके चला गया है गवर्नमेंट के। समीर अब्बास जी, तो जो दूसरे मुल्क के व्यापारी को यहाँ दावत दे रहे हैं कि आइए यहाँ व्यापार कीजिए, अपने मुल्क के व्यापारी को तो रोक लीजिए जो यहाँ से पलायन करके जा रहा है। बात ये हो रही है कि किस दल के अंदर प्रजातंत्र है, किस दल के अंदर नहीं है, ये देश की जनता बखूबी जानती है। लेकिन बीजेपी के अंदर कितना प्रजातंत्र है ये नागपुर तय करता है। और 4 साल की उपलब्धियां गिनाएं, 4 साल की एक ही उपलब्धि है बीजेपी। आपके अंदर कितना प्रजनता था? केरला प्राइवेट स्वयं सेनाओं का निर्माण करना, सलाम करते हो, स्वयं सेनाओं का निर्माण, हर गली मोहल्ले में एक स्वयं सेना, केरला में हर हफ्ते गले में गमछा डाले हुए करनी सेना। और वही अमेरिका जिस अमेरिका से ये प्रमाण पत्र देते हैं, वो अमेरिका ये कहता है कि देश के अंदर वो संगठन आतंकवादी है। बजरंग दल ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। अगर राष्ट्रवादी कहते हैं तो बजरंग दल और बीजेपी से अपने आप को अलग तो देश तो ये भी जानना चाह रहा है। जिस अमेरिका का प्रमाण पत्र वो कहते ना कि देश की जीडीपी बढ़ गई, बोला उसमें ये आ गया, तो ये फूले नहीं समाते। वही अमेरिका कहता है 2 संगठन आतंकवादी है, क्या कह रहा बोलने को तैयार नहीं। नक्सली 2 तरीके के हैं, दुनिया भर की चीजों पे बात करेंगे, नीतियों पे बात नहीं करेंगे। अरे आइए किसान पे बात कर लेते हैं। 4 साल में वो 4 गांव बताइए जो आपने आदर्श बनाए हो। 4 साल में 4 सिटी बताइए जो आपने स्मार्ट सिटी बताई हो। वो 4 बैंक बता दीजिए जो 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंक बंद होने के कगार दिया गरीबों को। एक चीज हमने पहुंचाई 2019 के अंदर 2000 का नोट बंद होगा ताकि किसानों का सारा यूपी में कर्जा हमने माफ किया। घरों में रखा किसानों को 100% बिजली हमने। नवाब मलिक साहब, किसानों अरे अश्विनी जी कंटिन्यूअसली मत बोलिए प्लीज। नवाब मलिक साहब को सुन लीजिए, बहुत देर से वो आप सबको सुन रहे थे। नवाब मलिक साहब, चेहरा कौन होगा ये एक दिक्कत है। सुबोध साहब जो बात कर रहे थे, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ टीना फैक्टर है, देयर इज नो ऑप्शन। ये महंगा ना पड़ जाए कहीं? देखिए मैंने पहले देखिए हमने पहले साफ कर दिया, डेमोक्रेटिक जो हमारी है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नेता बाद में तय करेंगे। लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अभी इससे पहले माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात कर रहे थे, उससे पहले मंडल की बात कर रहे थे, फिर यादव ले आए, फिर मराठा ले आए। हमें लगता है कि ये तमीज के दायरे के बाहर जा रहे हैं। जो बहुत लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी, मनुवादी मानसिकता की पार्टी, शूद्र बना के हजारों साल इस देश के गरीबों पे अत्याचार करने वालों का दल किससे बात कर रही है? कौन लड़ाने का काम कर रहा है? हजारों साल तुमने अत्याचार किया, कभी यादव बनाकर, कभी कुर्मी बनाकर, कभी चमार बनाकर, कभी गडरिया बनाकर। और जब गरीब आदमी इकट्ठा हो रहा है तो ब्राह्मण और बनिया देश का घबरा रहा है। पंडित जी, ये जो मनुवादी मानसिकता है ना, ये अपनी मनुवादी मानसिकता अपने घर ले जाके रखिए। पंडित कहीं के जाइए, पंडित जी अपने घर में जाइए। तुम्हारी एक ही खासियत है, पंडित झंडित पंडित। जाओ घर बैठो पंडित जी। आप जैसे मुगलों वाली आ जाते हो बैठ के यहाँ पे, समझ गई, जाके बैठो अपने घर में और पंडित ही झाड़ो जाकर घर अपने। क्या जानते हो बदतमीज कहीं का। मैंने अपने घर में बैठो, चलो बदतमीज कहीं दाऊद के घर में जाके बैठो।
जाओ दाऊद के घर में बैठो, बैठकर यहाँ नहीं चलेगा, डिबेट करते हो। ये दाऊद इब्राहिम कहीं का आगे बैठ के ये अलगाववादी आदमी, अफजल गुरु कहीं का आदमी यहाँ बैठा हुआ है, अफजल गुरु कहीं का आदमी यहाँ बैठा हुआ है, मनुवादी मानसिकता लेके लोगों की जात निकाल रहे, शर्म नहीं आती। अलगाववादी आदमी मुद्दों पर बात करें। अफजल गुरु कहीं का अरे ये तो याकूब मेमन की फांसी के विरोध में था, याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया था इसने, याकूब मेमन की फांसी का इसने विरोध किया था। यहाँ से बदतमीज कहीं के। अश्विनी जी प्लीज, मनुवादी अश्विनी जी, नवाब मलिक साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, आपको ऐसे बातों पर बात करना चाहिए और नवाब मलिक साहब आपको कोई पर्सनल अटैक करना चाहिए। अश्विनी जी पहले हम मुद्दों पर बात करने बैठे ना, यहाँ पर पर्सनल अटैक कोई मायने नहीं रखते सर। और आप इनसे परीक्षा करते हैं कि ये पढ़ लिख के जो है आर्गुमेंट करेंगे। तमीज कहीं के ये बताए ना, मैं पूछ रहा हूँ शरद पवार की पार्टी में उनकी बेटी के अलावा और कौन अध्यक्ष बन सकता है? ये खुद बन सकता है क्या? ये बताए दूसरा कोई आदमी बन सकता है क्या? वंशवादी पार्टी नहीं है। ये वो पार्टियां तय करेंगी ना, कौन पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तय करने दीजिए कौन होगा उनका लीडर। आप बनोगे क्या? जी अश्विनी जी नहीं, हाँ, जनता को जगाना हमारा काम है, ये दूसरी जनता को बताना हमारा काम है कि ये वंशवादी पार्टियां हैं। पास मुद्दे नहीं है ना, ये जनता को बताना आप हमारा ये काम बताएं है। वीएचपी के आप समर्थक हैं, आप तो आतंकवादियों के खुल्लम खुल्ला समर्थक हैं, बजरंग दल के आप समर्थक हैं। अमेरिका कहती है बजरंग दल और वीएचपी आतंकवादी संगठन है, श्री राम सेना आतंकवादी संगठन है, आप उनके समर्थक हैं। इसका मतलब आतंकवाद के एजेंडे के ऊपर आप चलते हैं, दलितों को और मुसलमानों के ऊपर। थोड़ा सा टॉपिक हम चेंज कर देते हैं यहाँ से, प्लीज प्लीज, और मुद्दे पर लौट आते हैं। जैदी भाई, प्रणव झा साहब, ये जो चेहरे की दिक्कत है इस पर बार बार घेरा जा रहा है जी, इसका सामना कैसे करेंगे? क्योंकि लगातार बेकार का बीजेपी समझ गया प्रश्न, ये साबित करने पर तुली हुई है कि भाई उनके पास कोई चेहरा नहीं, हमारे पास नरेंद्र मोदी है। ये बेकार का प्रश्न, इसका कैसे सामना करेंगे आप? 2000 मैं ये बताता हूं कि 2004 में क्या जो यूपीए के पास कोई चेहरा था चुनाव का, प्रधानमंत्री का, और भाजपा अब क्या कमजोर थी उस समय इंडिया शाइनिंग के साथ सरकार में? लोग क्या कह रहे थे, आपके चैनल्स क्या कह रहे थे, सर्वेस क्या कह रहे थे, लेकिन क्या हुआ था, जनता से कहीं ना कहीं राजनीतिक दल का, भाजपा का, इनके नेतृत्व का जुड़ाव जो है वो खत्म हो गया था। ये क्या है, जो ऐसे लोग जो कि हवा में रहते हैं, दिन भर आलिशान कार में चलते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनको नहीं पता जमीन पे क्या है, जमीन उनके पांव के नीचे से निकल गया है। तो अब भी यही हुआ है। और जहां तक रही बात कि शरद पवार जी ने ये कहा कि चेहरे की तलाश है, तो चेहरा तो वो जब जो सीटें लेके आएगा वो अपने आप चेहरा सर्वमान्य रूप से ऊपर आएगा, तो उसमें कहां तनाव नहीं, है? लेकिन प्रणव झा साहब, ये फर्क हुआ ना, बीजेपी आज डंके की चोट पर कह रही है कि 2019 में हमारी सीटें सबसे ज्यादा होंगी, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। वो उसकी कमजोरी है। चोट पर ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2019 में। वही चेहरा इनकी कमजोरी है, वही इनके विघटन का कारण बनेगा, वही चेहरा जो है वो नेगेटिव राजनीति का परिचायक है, वही चेहरा इनको नुकसान देगा, जिसको ये मजबूती समझ रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग जो आपकी सबसे बड़ी बदलाव चाहते हैं, मौका दीजिए। ऑपोजिशन सबसे बड़ी कमजोरी मानकर चुनाव लड़ने जा रहा है। देखिए सर, भारत की एक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल कल्चर है हमारे देश में। जब पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ आप जाते हैं तो इस देश में मौर्यन डायनेस्टी और खासकर अशोक के बाद एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में राज कोई नहीं किया। यहाँ तक कि जब अकबर भी थे तो अभी घूमते थे वो, ताकि उनके लैंडलॉर्ड्स और उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके साथ वो बार्गेन कर सके। अब जब हमारा देश आजाद होता है तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू, उनको भी आप देखते हैं तो हर एक 15 दिन पे लगभग वो चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखते थे, किस तरह से कोऑर्डिनेट करते थे वो चीजों को। और जब से ये रीजनल पार्टी का जो उभार हुआ है और कांग्रेस सिस्टम का जो डिसमेंटलिंग हुआ है, जो टूटा है कांग्रेस सिस्टम, उससे अगर हम आगे जाते हैं तो राहुल गांधी को जिस तरीके से स्टेट लीडरशिप और स्टेट में कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, वो कोऑर्डिनेशन की कमी इनके तरफ से रही है। उम्मीदवार करते हैं जी,
एनडीए में रात में क्रिकेट होते हैं 9 बजे और कह देते हैं मैं नोट बंद कर रहा हूँ। रात में 12 बजे के बाद अनाउंस करते हैं कि नया देश बनेगा, मैं जीएसटी लागू कर रहा हूँ। आप दूसरे तरफ जा रहे हैं। क्यों नहीं, कहाँ है, कहाँ किससे जरूरत है इस देश की हिस्ट्री ना व्यापारी से उपेंद्र प्रसाद साहब के पास जाना है मुझे, बहुत देर से बैठे हो जाना, ये कौन सा फासिज्म नहीं है। ठीक है, जल्दी महागठबंधन को ये समझना चाहिए कि भारत में जो समीर साहब, अच्छा आप ये बताइए, आप 4 साल में एक उपलब्धि बताइए सरकार की। आप बताइए ना एक उपलब्धि, जो नेशनल पार्टी एक क्वालिफिकेशन है बस एक, उन्हें साहब वो चेयर इसलिए वो बनने चाहिए। देखिए भारत में फेडरल कोलिशन की तरफ हम जा रहे हैं, नीतियों में बात नहीं है। देखिए प्रजातंत्र का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, फेडरल कोलिशन जा रहे हैं। यहाँ पे आप कहीं महागठबंधन कहीं स्टैंड नहीं करती है, महागठबंधन ही स्टैंड करती है, आप नहीं करती है। ठीक है, बीजेपी के साथ 47 देश की विघटनकारी ताकतें, एक से अभी अलग हुई है, 46 मौजूद है और पूरे वो लोग हैं। ठीक है, ठीक है उपेंद्र प्रसाद साहब, एक मिनट सर, सुबोध जी, जैदी भाई, ठीक है, उपेंद्र प्रसाद जी बैठे हुए, एक मिनट, जेडीयू से बैठे हुए हैं उपेंद्र प्रसाद साहब। उपेंद्र प्रसाद साहब, ये अभी आपकी जो पार्टी है उसकी हालत बड़ी डामाडोल सी नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है नीतीश कुमार छिटक कर चुनाव से पहले वापस यूपीए के साथ आ सकते हैं, इस बात में कितना दम है? क्योंकि आपको बुराइयां तो नजर आने लगी हैं, आप लगातार ये कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर जो घटक दल हैं वो सहज नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स नहीं होती, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, और अब नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसीज पर भी अटैक होने लगा है। इसकी कोई संभावनाएं नहीं है। रही बात, अच्छा नहीं सबीर साहब, मैं स्पष्ट कर दूं कि दूर दूर तक कोई इसकी संभावनाएं नहीं है। रही बात कि इस बहस के दौरान हमारे कुछ प्रतिपक्ष के साथियों, मित्र साथियों ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में जो टिप्पणियां की हैं कि 2010 के बाद इनकी छवि में गिरावट आई है। यदि ऐसा होता तो समय समय पर बिहार में जो प्रतिपक्ष के साथी हैं नीतीश कुमार से समर्थन नहीं मांगते। आज ही आपने आदरणीय जीतनराम मांझी जी का बयान आपने कहा कि उन्होंने भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है। तेजस्वी जी भी कभी कभी यह मांग को दोहराते हैं कि आदरणीय नीतीश जी को महागठबंधन में आना चाहिए। यदि छवि में इनकी गिरावट आती तो कोई अपेक्षा नहीं रखता कि नीतीश कुमार उनके पक्ष में आए। निश्चित रूप से सभी पार्टियां ये जानती है कि देश में नीतीश कुमार की ऐसी छवि है कि बिहार के संदर्भ में बिना नीतीश कुमार के सहयोग लिए बिना किसी की नैया बैतरनी पार होने वाली नहीं है। जहां तक रही विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर भी एक प्रतिपक्ष के साथ ही ने उठाया, तो पिछले दिनों रिपोर्ट आया है कि निश्चित रूप से बिहार ने विकास दर को देश में अव्वल प्राप्त किया है, लेकिन बिहार इतना पिछड़ा हुआ राज्य है कि यदि इस गति से भी बिहार विकास दर को हासिल करके चलता चले तो देश के अन्य जो विकसित राज्य हैं, जी ये बताइए, जीतनराम मांझी ने जो ऑफर दिया है उसके लिए तैयार है क्या आप? हम लोग विशेष राज्य के दर्जा, जीतनराम मांझी का खुद जिक्र कर रहे हैं, आज भी उन्होंने ऑफर दिया है, सुना आपने? तब तक मुखर रहेंगे। अरे उपेंद्र जी, जीतनराम मांझी के ऑफर पर गौर हो रहा है? तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि यदि नीतीश कुमार की छवि में गिरावट आती तो कोई ऑफर नहीं देता। और नीतीश कुमार जी कभी कुर्सी से बंधे रहने वाले व्यक्ति नहीं है। एक झटके में आपको मालूम ऑफर क्या है कि जीतनराम मांझी को ऑफर तेजस्वी को 2020 में बिहार का सीएम बनाने का है। नीतीश कुमार जी के बिहार का सीएम बनवाने में मदद करें नीतीश कुमार जी को एक ही मोह है कि बिहार का कैसे विकास हो। निश्चित रूप से नीतीश जी का एक ही भूख है कि बिहार में विकास हो और बिहार देश के अन्य विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा हो। जी, और उसके लिए जरूरत पड़ी तो आप यूपीए के साथ भी आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं। जी अब्बास साहब, नहीं यूपीए के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन हम जहां हैं वहीं से अपनी मांग को हम रखते रहेंगे। हम जब यूपीए के एक पार्ट थे, उस समय भी जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, हम विकास के बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर हम उस समय भी मुखर थे, आज भी मुखर हैं, भविष्य में भी मुखर रहेंगे तब तक कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार
बड़े भाई की भूमिका में सब्दी रहे। यूपीए के साथ बिहार में जब महागठबंधन में थे नेता पे बहस होती, नीति नेता के रूप में नीतीश कुमार जी का ही चेहरा सामने रखकर देश से बड़े हैं, मोदी जी का देश से बड़े हैं, इसलिए नीतीश कुमार नेता देश से बड़े हैं, देश बड़ा होगा तब नीतियों में आप ये देखो, और नीतियों में बात संपत्ति का मालिक है, 30,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक, देश के किसानों 15,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक, हक मिलेगा ये जो ये पार्टियां देना नहीं चाहती। ये सारे के सारे सेकुलर अरबपति एक साथ इकट्ठे हो गए, केवल और केवल। अच्छा अश्विनी उपाध्याय साहब, आपको लगता है कि ब्रांड मोदी इतना बड़ा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना बड़ा है कि आप उस चेहरे पर ही चुनाव जीत जाएंगे, भले ही 4 साल और 5 साल की नाकामियां जो है वो पीछे रह जाएंगी, आप मानते हैं? अरे मैं आपको बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं समीर जी, एक दिन आप ईटीवी को एक दिन फुल डे प्रोग्राम करिए, हम आपको बताएंगे हमने किसान के लिए क्या किया। हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू किया, 12 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया, 4 करोड़ लोगं को गैस सिलेंडर दिया, सभी गांवों में बिजली पहुंचाई। और आप तो नोएडा में रहते हो, आप खुद देखो जब से हमारी सरकार आई बिजली 24 घंटे आ रही है, वोल्टेज बढ़ गया। हमने पहले सब्सिडी छोड़ दी, बहुत लंबी लिस्ट है, वोल्टेज भी बढ़ गया और जहां आधार की बहुत लंबी लिस्ट है, बगैर जो है खाद नहीं मिल रहा किसानों को। इनके पास एक ही लिस्ट है, देश के जितने लुटे गुंडे बदमाश थे सबके घरों को भगवा पट्टा डलवा के स्वयं सेना का काम, जब तक ये सेना अच्छा ठीक है जैदी भाई, जो बड़ाई के किसान हैं वो दाने दाने को मोहताज हैं। जो अफजल प्रेमी, हाँ हाँ ठीक है चलिए पॉलिसीज पर बात हो, ये अच्छी बात है, कितने खुश हैं, 20 घंटे ठीक है पॉलिसीज पर बात कीजिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों से अलग हटकर और जात पात के झगड़ों से, मजहब के झगड़ों से ऊपर उठकर विकास पर बात हो, पॉलिसीज पर बात हो, यही जनता भी चाहती है और यही हम आप नेताओं से सुनना भी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे News 18 उर्दू। शब बखैर।